पकोड़े ज़रा और ला मधु, तेरे हाथ के पकोड़े का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। और ये इडली ये कैसे बनाई यार मधु तूने? इनो डाला था क्या? अरे रिया, तू तो काम से बचती रहती है ना, सूजी की इडली बना देती है। इसलिए बनाई है, चावल की इडली तो सॉफ्ट तो रहेगी जी। मैं तो फिर भी घर पर बनाती हूँ, चाहे किसी भी चीज़ की इडली बनाऊँ। तू तो बैटर भी बाहर से खरीद कर ले आती है ना, रेडी टू मेक। और पता है मधु, ये सांभर कहाँ से लाती? रेस्टोरेंट वालों से खरीद कर। ये हाल है मैडम क्या, और मेरा मजाक उड़ा रही है। तू भी कहीं इससे इंस्पायर तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं ये सब नहीं करती। दिन भर फ्री तो रहती हूँ, मुझे लगता है मैं सबकी सेवा करूँ, इसी में मुझे आनंद मिलता है। तो तेरी ननद कुछ नहीं करती? अरे नहीं, वो पढ़ती है ना। मेरा मानना है जो पढ़ रहा है उसे आगे बढ़ाओ, घर के काम करने के लिए तो मैं हूँ, और कितने लोग चाहिए रसोई में। और तेरी सास, वो तो कुछ करती होगी ना, डस्टिंग वगैरह, कपड़े, इतना तो कर ही सकती है। अरे नहीं नहीं, मेरी सास कुछ नहीं करती। मैं उन्हें बोलती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर बोलूँगी तो वो करेंगी नहीं, और मेरा ही मन छोटा होगा इस बात से। बहू के आने के बाद सास कहाँ काम करना चाहती है। अरे मान गए यार तुझे, ऐसी सास को बर्दाश्त कर लेती है तू, और इतना अच्छा खाना बनाकर भी खिलाती है। अरे बहू हो तो तेरी जैसी, मैं रहती तो ऐसी सास और ननद का सामान उठाकर घर के बाहर रख देती और कहती, भाई अपना बोरिया पैसा उठाओ और रास्ता नापो। सभी बात कर रहे थे, तभी रिया कहती है, अरे यार 4 बजे किटी पार्टी शुरू हुई, शाम के 7 बज गए, पता भी नहीं चला। अब मैं चलती हूँ। अरे तू कहाँ निकल रही है? तू तो 9 बजे तक रहने वाली थी ना पार्टी में। और वैसे भी तेरे सास ससुर तो है भी नहीं, जीते जी तो तूने उन्हें खाना नहीं डाला। और तेरा पति तो गाय है, तो किसके डर से घर जा रही है? अरे जीते जी भले मत डालो, लेकिन मरने के बाद तो डालना ही पड़ता है। तुझे पता नहीं, अभी पितर पक्ष चल रहा है, कल मेरे ससुर जी की तिथि है। तो ये कि अगर अपने मरे हुए पूर्वजों को हम उनकी पसंद का खाना बनाकर ना खिलाए तो वो हमारे घर में अमंगल कर देते हैं। मरे हुए लोगों में ना बहुत ताकत होती है। ये तू तो मानती नहीं मधु। तेरे ससुर जी मेरे ससुर जी के 2 दिन बाद ही तो गुजर गए थे, उनकी तिथि भी आती होगी। तुम पंडित जी से पूछकर सारे नियम कर लेना बाबा। अरे तो कल है ना तिथि, तो तू अभी क्यों जा रही है? तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? जिनकी तिथि कल होती है ना, वो एक दिन पहले शाम में ही घर आ जाते हैं। और मेरे ससुर जी मेरे घर पहुंचे और उन्होंने मुझे वहां नहीं देखा ना, तो न जाने क्या श्राप दे दे मुझे। ऐसे भी उन्हें मेरा ये किटी पार्टी करना पहले से पसंद नहीं था। मैं तो जा रही हूँ बाबा। और एक एक करके मधु की सारी फ्रेंड्स चली जाती हैं। कमरे से बाहर पैर रखोगी कि नहीं प्रिया? ये झूठे बर्तन तो उठाओ। इतनी देर से एक जगह बैठे बैठे ऐसी मैं थक गई हूँ, कमर अकड़ गई है मेरी। ये नहीं खुद आकर भाभी की मदद कर दूँ। वो भाभी, आपने बोला था कि मेरी फ्रेंड चली जाएगी तब मैं बताऊंगी, तभी बाहर आना। इसीलिए मैं कब से अंदर बैठी हुई थी। मम्मी को दवाइयाँ भी देना है, उन्हें भूख लग रही होगी। मैं पहले उन्हें खाना दे देती हूँ, फिर बर्तन उठा लूँगी। 1:30 बजे खाना खाया था मम्मी जी ने, उसके बाद मैंने किटी पार्टी के लिए खाना बनाया, और अभी 8:30 बजे, और उन्हें भूख भी लग गई। मेरा पेट तो गले तक भरा हुआ इतना काम करने के बाद भी। उनका पाचन तंत्र इस उम्र में इतना कैसे स्ट्रांग है भाई? दिन भर घर पर बैठे रहते हैं, फिर भी भूख लग रही है। क्योंकि 5 मिनट पहले तो आप चल रही थी भाभी, और मेरी माँ ने खाई है मात्र 1 रोटी। तुम ये टेबल वगैरह साफ करो, मैं हॉल में झाड़ू लगाती हूँ। तुम्हारे भैया आते ही होंगे, वो आएंगे, फिर सब एक साथ खाने पर बैठ जाएंगे। 9:30 बजे राहुल अपने ऑफिस से आता है। भूख से कल बला रही पुष्पा राहुल के आते ही खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाती है। पराठे दे दे बहू, बड़ी देर से भूख लग रही है। सुबह से निकला हुआ है बेटा, अभी जाकर आया है, एक निवाला उसने मुंह में नहीं लिया, और आप पराठे पराठे करने लगी मम्मी जी। अब क्या बोलूं मैं आपको? अरे दे दो यार मधु, वरना कुछ न कुछ बोलती रहेंगी। अच्छा वैसे 2 दिन बाद ना पापा की तिथि है। रास्ते में पंडित जी मिले मुझे, कह रहे थे अगर पितर पक्ष में मरे हुए लोगों का श्राद्ध का काम अच्छे से ना हो ना, तो उनकी दृष्टि घर पर पड़ जाती है। अरे नहीं नहीं, पापा जी की नज़र हम पर नहीं पड़नी चाहिए। जीते जी तो उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मरने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने तो हमेशा तुम लोगों का अच्छा ही चाहा है बेटा, मरने के बाद भी अच्छा ही करेंगे। पापा को खाने में आलू गोभी पसंद है ना मम्मी? आलू गोभी, मटर पनीर, तोरों की सब्जी और एक प्याज के पकौड़े, ये सब तो इनका फेवरेट खाना था। पर प्याज तो इन पूजा पाठ के कामों में नहीं बन सकता, तो बाकी चीज़ें बनवा लो, और मीठे में खीर।
मैं सब कुछ लिख लेती हूँ, सारी तैयारी कर लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए राहुल। बाकी कल आप सुबह पंडित जी को बुला लीजिए, वो सारे नियम बता देंगे, कहीं कोई भूल ना हो जाए। अगली सुबह पंडित जी को देखते ही मधु सर पर पल्लू रखकर उनके पैर छूती है। बड़ी मुसीबत में हूँ पंडित जी, मेरे ससुर जी की तिथि है कल, क्या करूँ क्या नहीं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है बेटा, पर चिंता तभी करने की ज़रूरत पड़ेगी जब तुम कोई भूल करो। तुम्हारे ससुर जी को जो भी पसंद था वो खाना बनाओ और उसे या तो गौ माता को खिला दो या किसी ज़रूरतमंद को। और हाँ, जब तक बनाया हुआ खाना गौ माता खा ना ले तब तक घर में कपड़े नहीं धोना, ना ही झाड़ू पोछा होना चाहिए। घर का बेटा उस दिन अपने नाखून नहीं काटता और बाल तो भूल कर भी मत धोना। इतना कुछ करना होगा पंडित जी? तो मत कीजिए, कर दीजिए रुष्टों ने। पितृ नाराज हो गए तो घर की शांति भंग होती ही दिखेगी मधु बेटा। वो रिया तुम्हारी सहेली है ना, उसकी सास का श्राद्ध उसने अच्छे से किया नहीं और उसे पितृदोष लग गया। पति का बना बनाया काम ठप हो गया है, अब रोज मुझसे उपाय पूछ रही है। पैसे किसे नहीं चाहिए बाबा, और मधु जैसी औरत को तो सिर्फ फायदे से ही मतलब था। रात के 8 बजे मधु जब अपने कमरे में बैठी फ़ोन चला रही थी, प्रिया उसके कमरे में आती है। भाभी कोई सब्जी है क्या? वो मम्मी को ना बहुत भूख लग रही है, या आप बोलो तो मैं उन्हें कुछ बना कर दे दूँ। तुझे रसोई छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बार तू अपनी माँ के लिए तेल मसाले की सब्जी बना देती है। राशन में पैसे लगते हैं, मुफ्त का राशन नहीं आता हमारे यहाँ। 600 रुपये मिलते हैं विधवा पेंशन के नाम के, तुम्हारी माँ को दबाकर बैठ जाती है। ये नहीं होता कि बेटे के हाथ में दे दे और हमसे उम्मीद करती है कि हम उन्हें पकवान दें। आप गलत समझ रही हैं भाभी, वो पैसे तो मम्मी की दवाई में चले जाते हैं। अरे जा जा, मुझे मत समझा, बड़ी आई माँ की चमची। और 2 दिन पुरानी सूखी रोटियां और बची हुई फ्रिज की ठंडी सब्जी ले जाकर मधु अपनी सास के हाथ में रख देती है। अरे बहू, इस सब्जी में तो झाग आने लगा है, ये तो खराब हो रही है, और रोटियां भी बहुत सख्त है। बाप रे बाप मम्मी जी, अब इस उम्र में आपको पूरी कचौरी खानी है? पूजा पाठ की उम्र है, पूजा पाठ कीजिए। वैसे भी मेरी कलाई में मोच आ गई है, कल पापा जी का श्राद्ध है तो मुझे तैयारी भी करनी है, तो जो मिला है ना शांति से खा लीजिए। मधु अपनी सास और ननद को सूखी बासी रोटियां दे देती है और खुद स्विगी से ऑर्डर करके फ्राइड राइस खाती है। अगली सुबह रोज 9 बजे उठने वाली मधु आज 4 बजे ही उठकर नहा धो लेती है। मैं पूरियों की तैयारी करती हूँ, दीदी आप ये सब्जियां काटिए, बहुत काम बाकी है। प्रिया से सीधा दीदी, क्या बात है। उसी वक्त रोज की तरह घर पर झाड़ू लगाने पुष्पा झाड़ू उठाती ही है कि मधु भागते हुए अपनी सास के हाथ से झाड़ू ले लेती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप आज झाड़ू नहीं लगा सकते हो, आप जाइए कमरे में आराम कीजिए। अगर पापा जी आएंगे और आपके हाथ में झाड़ू देख लेंगे तो बड़े नाराज हो जाएंगे ना। ये देखते ही प्रिया को वो दिन याद आने लगते हैं जब उसके पापा जिंदा थे। बुढ़ापा बड़ी खराब चीज़ है, एक तो आंखों से कुछ दिखता नहीं, ऊपर से ये चश्मा भी टूट गया। अरे सुनना राहुल बेटा, ज़रा मेरा चश्मा बनवा दियो। इस घर में तो सबको बस राहुल ही दिखता है, राहुल ये कर दे, राहुल वो कर दे। नाश्ता लगा दिया है पापा जी, नाश्ता कर लीजिए। अरे पर बेटा प्लेट में तो रोटियां है ही नहीं। प्लेट में रोटी नहीं है, बिन चश्मे के आपको ये दिख रहा है ना, यानी बाकी चीज़ें भी आप देख ही सकते हैं पापा जी, पर नहीं, आपको तो ज़बरदस्ती अपने बेटे को ऑफिस जाते वक्त टोकना है। पुराने दिन याद कर प्रिया की आंखें भर आती है। तभी राहुल कहता है, क्या हुआ प्रिया, तुम्हारी आंखें भीगी हुई क्यों हैं? आंसू पोछो, रोते नहीं। कहते हैं पितृपक्ष में पूर्वज आसपास घूमते रहते हैं, अगर पापा ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो न जाने हमें कौन सा पितृदोष लग जाएगा। राहुल मैंने खीर पूरी बना ली है, सब्जी बस कट रही है, मैं सब्जी छोंक देती हूँ, फिर तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। पंडित जी कह रहे थे जिनकी भी तिथि है उनको जिन जिन चीज़ों का शौक़ हो, अगर वो भी हम दान करें तो पितरों की कृपा बनी रहती है। पापा प्लीज़ अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। पापा को हाजमोला कैंडी बहुत पसंद थी ना, और भुजिया के तो बहुत शौकीन थे। मैं जाकर ना बाज़ार से भुजिया और हाजमोला ले आता हूँ। ये सुनते ही प्रिया को पुराने दिन याद आने लगते हैं। शाम के वक्त प्रिया अपने माँ बाप के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रही थी कि तभी मधु चिल्लाती हुई रसोई से भुजिया का पैकेट लेकर बाहर आती है। कर दिया सब सफाचट? हाँ, ये पैकेट मेरे मायके वालों ने भिजवाया था और मुझे सूंघने भी नहीं मिला।
इतना तो देती हूँ आपको पापा जी, फिर भी आपकी भूख मरी ज्यों की त्यों है। नहीं नहीं बेटा, ये तो खुद से कुछ नहीं लेते हैं, तो तेरे मायके से आई हुई इस भुजिया के पैकेट ही क्यों खोलेंगे? और ये पैकेट तो कल ही आई थी, एक रात में थोड़ी ना ये पूरा पैकेट खा जाएंगे। ये क्या ओछी बातें कर रहे हैं हम? तुम्हें तो अच्छी लगेगी ही, मुझे पापा जी की खुराक ही पता है मम्मी जी, तो आप तो बोलिए मत। बाकी जो उनको कंपनी चाहिए होगी वो उनकी बेटी ने दे ही दी होगी, है ना? कैसी दुनिया बनाई है तुमने भगवान। पापा जब जिंदा थे तो उनके भुजिया के शौक के लिए घर में दिन भर लड़ाइयाँ होती थी, और अब जब वो नहीं रहे तो उनके लिए भुजिया का पैकेट लाया जा रहा है। मधु सारे खाने को एक बड़े से प्लेट पर सजाती है। इन पकौड़ों को जाकर ऊपर काम वाली को दे दो, ये खाने की थाली मैं गौ माता को खिला देता हूँ, 5 मिनट में पंडित जी आते होंगे। ये दूसरी थाली तुम पंडित जी को खिला देना। समझना, खाना पंडित जी नहीं पापा खा रहे हैं। अरे हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं पंडित जी के पैर छूकर सारी गलती की माफ़ी भी मांग लूँगी उनसे। पंडित जी के आते ही मधु तो उनके आगे पीछे घूमने लगती है। कुछ और लीजिए ना पंडित जी, सब्जी कैसी बनी है? किसी चीज़ में कोई कमी तो नहीं रही ना? बिल्कुल नहीं बेटा, कितने अच्छे मन से तुमने भोजन करा है, लगता है तुम अपने ससुर जी को बड़ा प्यार करती थी। पंडित जी खाना खाकर उठते हैं। सभी एक एक कर उनके पैर छू रहे थे कि राहुल अपने जेब से 101 रुपये निकालकर पंडित जी के हाथ में रखने वाला था कि मधु कहती है, अरे पापा जी आए और तुम उनके हाथ में 100 रुपये रखोगे? अरे भाई, घर में बरकत चाहिए कि नहीं? कम से कम 501 तो रखो। बेटा ज़रा 500 रुपये तो देना, वो मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। दवाई खाकर और कितने दिन जिंदा रहना है पापा जी आपको? पकड़िए ये 100 रुपये, इसमें जो आता है ले आइएगा। यहाँ अपने बेसिक खर्च के लिए पैसे नहीं जुट रहे और इनको दवाई के लिए पैसे चाहिए। प्रिया तो अपने भाई और भाभी की डिप्लोमेसी देखकर परेशान थी ही। कमरे में बैठी हुई पुष्पा भी अपने पति को याद करके रोई जा रही थी। लोगों के सामने तो ये मधु ऐसे ड्रामा करती है जैसे इससे अच्छी बहू दुनिया में कहीं नहीं होगी, और नौकर जैसी हालत कर रखी है मेरी इसने। काश उस दिन राहुल ने अपने पापा को दवाई के लिए पैसे दे दिए होते तो वो इस दुनिया से जाते नहीं। पुष्पा का एकमात्र सहारा अब उसकी बेटी प्रिया ही थी। एक रोज वो प्रिया से कहती है, तेरी नज़र में कोई लड़का है क्या बेटा? तो मुझे बता दे, मैं तेरी शादी करवा दूंगी, क्योंकि तेरे भाई भाभी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। तेरी भाभी का बस चले तो तुझसे पीछा छुड़वाने वो किसी लूले लंगड़े से तेरी शादी करवा दे। उस लूले लंगड़े का घर भी इस घर से तो अच्छा ही होगा मम्मी, और मैं जिस भी लड़के से शादी करूंगी वो आपको भी रखेगा, क्योंकि जब मेरे सामने आपकी इतनी दुर्दशा है तो भगवान जाने मेरे पीछे क्या होगा। अभी तो अपने ट्यूशन के पैसे से मैं आपकी दवाइयाँ ला देती हूँ, और बाद में अगर मैं आपको पैसे पहुँचाऊँगी भी तो भैया आपसे छीन लेंगे। और कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसके साथ कोई चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता। प्रिया ट्यूशन्स पढ़ाकर अपना खर्च चलाती थी, और आज रोज़ की तरह वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है जहाँ उसके स्टूडेंट रोनित के चाचा उसे कहते हैं, प्रिया जी अगर आप मुझे 2 मिनट दे पाती तो। हाँ जी बोलिए ना विवेक जी, रोनित के बारे में बात करनी है आपको। आजकल ना बड़ा बदमाश हो गया है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता उसका, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसका फोकस पढ़ाई पर रहे। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ और बीच बीच में यहाँ आता जाता रहता हूँ। पिछले 3 सालों से मैं आपको देख रहा हूँ। कई बार सोचा बात करूँ पर हिम्मत नहीं हुई। बेंगलोर में कई लड़कियों से मिला मैं, मैट्रिमोनियल साइट पर भी लड़कियाँ देखी, यहाँ तक कि 2-4 डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल भी बनाई। पर जो भी लड़की मुझसे बात करती है उसका इंटेंशन या तो मेरी सैलरी पाना होता है या लाइफ एंजॉय करना। किसी को भी ना मुझसे मतलब है ना मेरे पेरेंट्स से। और ऐसे में एक आप हैं जो अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ करना चाहती हैं। जो लड़की अपनी माँ के लिए इतना सब कर रही हो वो मेरे पेरेंट्स को भी दुखी नहीं रखेगी। और आपके इस डेडिकेशन के कारण मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके घर जाकर आपकी मम्मी से आपका हाथ मांग लूँ। अब मैं क्या बोलूँ, प्लीज़ आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मेरे भैया भाभी को पता चला तो वो न जाने इस चीज़ को कौन सा मोड़ दे दे। विवेक और प्रिया बात कर ही रहे थे कि जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। 2 घंटे तक प्रिया विवेक के घर पर बैठी बारिश रुकने का इंतज़ार करती रहती है, पर बारिश बंद नहीं होती। और इसी बीच मधु प्रिया को कॉल करके परेशान कर देती है।
बारिश हो रही है तो क्या हो गया? आसमान से आग के गोले तो नहीं टपक रहे ना जो तुम जल जाओगी। मुझे नहीं पता, अभी के अभी घर आ जाओ। अरे डिनर कौन बनाएगा? हाँ, अच्छा मैं आती हूँ भाभी। इतनी बारिश में आप कैसे जाएंगी प्रिया जी? कोई रिक्शा मिलने भी पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। विवेक प्रिया को छोड़ने उसके घर पहुंचता है, जहां दरवाजे पर अपनी ननद को किसी लड़की की गाड़ी से उतरता देख मधु ड्रामा शुरू कर देती है। विवेक वहां खड़ा सब कुछ सुनता रहता है। देख रहे हो तुम राहुल, ये आशिकी करती है ट्यूशन के नाम पर, तुम्हारी बहन। इसकी शादी करो और निकालो इसे, वरना हमारी इज्जत उछाल देगी ये। शादी करनी है तो मैं बुरा ऑप्शन नहीं हूँ भैया। आंटी जी पिछले 3 सालों से प्रिया मेरे भतीजे को ट्यूशन पढ़ाती है। मुझे प्रिया पसंद है। मुझे पता है वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी, पर अगर आप कहेंगे तो वो ज़रूर मान जाएंगी। मेरी एक शर्त है, मेरे साथ मेरी माँ भी रहेगी। बोलो मंजूर है तो मैं तैयार हूँ। अरे बिल्कुल मंजूर है। विवेक और प्रिया की शादी हो जाती है और विवेक अपने माँ बाप के साथ अपनी सास को बैंगलोर ले जाता है और बुढ़ापे में ही सही पुष्पा जी के दिन पलट जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी माई बेटा? क्यों ज़रूरत नहीं थी? साल में एक बार तो आता है आपका जन्मदिन। आपको तो पता ही है कि आपका जन्मदिन आपकी बेटी बड़े ही शौक से मनाती है। देखिए कैसे पूरा कमरा सजाया है उसने। जानता हूँ, लेकिन जब तू शादी करके चली जाएगी तो कौन करेगा ये सब? पापा आप क्यों मेरे जाने की बात करते रहते हो? बिटिया तो वैसे ही पराई होती है, और अब तो तुझे तेरा अक्षय भी मिल चुका है क्या? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से इतने सालों से प्यार करते हो, अब तो एक साथ होने का वक्त आ गया है बच्चा। उस दिन तेरी सास का फ़ोन आया था, कह रही थी अब तो हमसे इंतज़ार नहीं होता, जल्दी हमारी बहू को हमारे पास भेज दीजिए। मैंने भी कह दिया कि भाई हम जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। हाँ, अब तो जल्दी ही तो इस घर से विदा हो जाएगी बेटा। वो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपका जन्मदिन इसी तरह मनाऊंगी शादी के बाद भी। अब तो तू सबसे अच्छा जन्मदिन अपने पति का ही मनाएगी, है ना? अरे ये तो कहती रहती थी कि मैं अक्षय के जन्मदिन पर ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे घर को सजाऊंगी, वैसा केक बनाऊंगी। माँ क्या आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। देखो देखो कैसे शर्मा रही है, पूरे लाल लाल हो गए गाल उसके। हम दोनों मुझे क्यों सता रहे हो? अरे बेटा हम सता नहीं रहे, हम तो खुश हो रहे कि शादी के बाद अब तेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। वहाँ तू सब कुछ करना जो भी तूने सोचा है। जी माँ। हर लड़की की तरह माही के भी कुछ सपने थे अपने होने वाले पति के जन्मदिन को लेकर। अक्षय का जन्मदिन शादी के कुछ वक्त बाद ही था, इसलिए माही शादी से पहले ही सारी तैयारियां और तोहफे लेकर जाना चाहती थी। और बताना क्या करना चाहिए मुझे? तूने जीजू के 27वें जन्मदिन के लिए 27 तोहफे लिए हैं, उनके लिए कार्ड लिया है, फूलों का ऑर्डर दे दिया है, और तो क्या ही करना है तुझे? अरे पता नहीं क्यों मुझे ना अभी भी कुछ कमी लग रही है। अगर कुछ रह गया हो तो बताना। अरे कुछ नहीं रह गया। इतना सब तो हीर ने रांझा के लिए भी नहीं किया था जितना तू अपने होने वाले पति के जन्मदिन के लिए कर रही है। अक्षय और मैं बचपन के साथी हैं, लेकिन आज तक मैंने उसका जन्मदिन बस एक दोस्त की तरह मनाया है। लेकिन अब शादी के बाद मैं उसके जीवन साथी के रूप में उसका जन्मदिन मनाऊंगी पूरे हक से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसका जन्मदिन बड़ी ही आलीशान तरीके से मनाऊं मैं। वाह, अक्षय जीजू तो सच में खुशी हो जाएंगे। बस मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें स्पेशल फील करवाऊँ, जैसे किसी ने किसी को नहीं करवाया हो। तुझे देख कर ना बॉलीवुड की लव स्टोरी भी फेल है डियर। अरे बस कर, अब अगर तेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया हो तो बता मुझे। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ जब मेरी शादी हो ना तो तुम मुझे भी टिप्स देना कि कैसे पति का जन्मदिन मनाना है। क्या कुछ भी, चल अभी जल्दी से ये सारे तोहफे पैक करवा। माही ने शादी के पहले ही अक्षय के जन्मदिन की सारी तैयारी कर दी थी और अब तो उसकी शादी का दिन भी आ चुका था। प्रिया, तूने सारा सामान रखवा दिया है ना जो हमने अक्षय के जन्मदिन के लिए तैयार किया था? हाँ पापा, मैंने सब कुछ अच्छे से रखवा दिया है, चिंता मत कर। क्योंकि 15 दिन के बाद ही अक्षय का जन्मदिन है ना।
अरे हाँ, तूने जैसा सोचा है ना वैसा ही सब कुछ करना, और मुझे फ़ोटो भेजना मत भूलना, ठीक है? पक्का। अक्षय और माही की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी के बाद माही का स्वागत भी उसके ससुराल में बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। नई बहू के आते ही घर कितना चहक उठाना साक्षी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारी माही है ही इतनी प्यारी कि इसके आने से सारा घर तो रोशन होगा ही। थैंक यू माँ जी और भाभी। वैसे मुझे ना आप लोगों से एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो ना, तुम मुझसे और माँ जी से कुछ भी कह सकती हो। बात ये है कि अक्षय का जन्मदिन है ना कुछ दिनों बाद, तो मैं उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी तो शादी के पहले ही कर ली है। उनके 27वें जन्मदिन के लिए मैंने 27 अलग अलग तोहफे लिए हैं। उनके लिए फूलों का ऑर्डर भी दे दिया है। अरे वाह, इसके बाद और क्या करना चाहती हो तुम माही? चलो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ बहू, तुम्हें जो भी करना है ना, हम तुम्हारे साथ हैं। बस वो सब तो मैं कर लूँगी। मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊँगी, उनकी पसंद का फ्रूट केक, और हमारे घर को भी ना अच्छे से फूलों से सजाऊँगी। मैं ये सब कर सकती हूँ ना? अरे अब तुम भी हमारे परिवार के सदस्य हो माही, इसमें पूछने वाली क्या बात है। हाँ माही, ये तुम्हारा भी घर है, तुम जो चाहो यहाँ कर सकती हो। हम तो खुशी होंगे, हमें इसी बहाने पार्टी करने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू माँ जी और भाभी, आप दोनों ने तो मेरी चिंता ही कम कर दी। आप लोग देखिएगा मैं अक्षय का जन्मदिन कैसे मनाती हूँ। उन्हें पूरी ज़िंदगी ये जन्मदिन याद रहेगा। कितनी अच्छी बहू मिली है हमें, कितना सोचती है मेरे बेटे के बारे में। अरे हमारे देवर जी ना बड़े खुशकिस्मत हैं माँ जी कि उन्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो उनके लिए इतनी बड़ी पार्टी रख रही है। जीती रह बहू। माही ने अक्षय के जन्मदिन वाले दिन सबको उसे विश करने से मना कर रखा था, क्योंकि माही को उसे रात को सरप्राइज देना था। अच्छा माही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, आपकी शर्ट प्रेस कर दी है, ये लो। अब तुम कुछ भूल नहीं रही हो आज? अरे हाँ, अच्छा वो आपने याद करवा दिया। मैं ना आपका टिफ़िन पैक करना ही भूल गई। टिफ़िन? हाँ, कुछ और भी है क्या आज? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम टिफ़िन पैक कर दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन माँ को तो होगा ही। अरे अक्षय, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया। हाँ माँ, मुझे पता था आप ज़रूर आएंगी। अरे आती कैसे नहीं। ये जाते वक्त हलवा है ना, वो पंडित जी को देते हुए जाना, ठीक है? ये काम था आपको? हाँ, तुझे क्या लगा? नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। बेचारा अक्षय मायूस होकर ऑफिस चला जाता है। माही और बाकी परिवार वाले उस पर हंसने लगते हैं। बेचारे हमारे देवर जी इतने गुस्से से गए ऑफिस, उन्हें लग रहा है कि किसी को उनका जन्मदिन याद ही नहीं है। अरे भाभी, तभी तो सरप्राइज़ मिलेगा ना। चलो विहान और लवली, अब तुम दोनों मेरी मदद करो कमरे को सजाने में। चलो आ जाओ। हाँ चाची चलिए। हाँ हाँ जाओ, फिर रात को अक्षय को बड़ा सा सरप्राइज मिलेगा, तब वो बहुत खुश हो जाएगा। माही पूरा कमरा फूलों से और गुब्बारों से सजा लेती है, और उसने अपने हाथों से अक्षय की पसंद की हर एक डिश भी बनाई थी। यहाँ तक कि उसने अपने हाथों से केक भी तैयार किया। अब बस इंतज़ार था तो अक्षय के आने का। अरे जल्दी करो, अक्षय किसी भी समय आता ही होगा। हाँ हाँ बस सब हो ही गया है। अरे अक्षय के आने से पहले हमें सारी लाइट्स बंद कर देनी चाहिए, जिससे उसे सरप्राइज दे सके। बस ये आखिरी फूल सजा लूँ, हो ही गया है। चाची, अक्षय चाचू आ रहे हैं, जल्दी से लाइट्स बंद करो। हाँ हाँ मैं अभी बंद करती हूँ। अक्षय के घर आते ही सारे घर की लाइट्स को बंद कर दिया गया और सब लोग छुप गए। ये घर में इतना अंधेरा क्यों है, और बाकी सब कहाँ चले गए? एक तो इन लोगों को मेरा जन्मदिन भी याद नहीं है, ऊपर से सब लोग मुझे छोड़कर घूमने चले गए। हद है। अक्षय खुद से बात कर रहा था कि सब लोग पर्दे से बाहर आ जाते हैं और जोर से उसके लिए गाना गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब मेरे लिए है? हाँ माही बहू ने ये सब तेरे लिए किया है। यह पूरा कमरा भी उसी ने सजाया है। और ये देखिए देवर जी, आपके 27वें जन्मदिन के लिए आपकी पत्नी ने 27 तोहफे तैयार किए हैं। और तू है कि बैठ के रो रहा था कि किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना सब मेरे लिए किया गया है। मुझे आपको सरप्राइज़ देना था, इसलिए मैंने सबसे मना किया था कि कोई भी आपको विश ना करे।
मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना करोगी। ये आपका पहला जन्मदिन था ना शादी के बाद, कैसे नहीं करती मैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब केक काटिए, फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। अक्षय का जन्मदिन माही ने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही जन्मदिन अब उसे हर दूसरे दिन मनाना पड़ेगा। कल तो सच में मज़ा ही आ गया बहू। थैंक यू माँ जी। हाँ सच में, क्या खाना था, क्या सजावट थी, क्या केक था। पता है लवली कह रही थी अब तो चाची उसका जन्मदिन भी इसी तरह मनाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, माही बहू मनाएगी ना लवली का जन्मदिन। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। कब है लवली का जन्मदिन। अरे बस 2 दिन बाद ही तो है। अच्छा, अगर उसका मन है तो हम ज़रूर उसका जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। हाँ उसके लिए ना तुम गुड़िया वाला केक बनाना और पिंक रंग की सजावट करना, उसे बहुत पसंद है। और खाने में उसे क्या क्या पसंद है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। जी भाभी ठीक है, मैं सारी तैयारियां आज से ही शुरू कर देती हूँ। सजावट का सामान और केक बनाने का सामान सब ले आती हूँ। और लवली इस साल 9 साल की होने वाली है, तो उसी हिसाब से उसके लिए तोहफे भी ले आना। जी ठीक है माँ जी। मैं ये सोच रही थी कि उसकी कुछ सहेलियों को भी बुला लें क्या। हाँ भाभी ठीक है ना, मैं उनके लिए भी रिटर्न गिफ्ट ले आऊँगी। अरे लवली का जन्मदिन भी माही बहू इतने अच्छे से मनाएगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। माही को 2 दिन लग गए सारी तैयारियां करने में। तब जाकर उसने लवली के जन्मदिन पर सब कुछ किया। जन्मदिन वाले दिन लवली की सहेलियों के लिए पास्ता, पिज्ज़ा और पानी पूरी बनाते बनाते उसकी हालत ख़राब हो गई थी। रात को पार्टी खत्म होने के बाद जब वो अपने कमरे में गई तो बहुत थक गई थी। लवली को तो आज मज़ा ही आ गया। हाँ बहुत खुश लग रही थी। पर माही तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। 2 दिन से इसी पार्टी की तैयारी में लगी हुई थी ना, इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। चलो तुम अभी सो जाओ, कल थोड़ा देर से उठना और कोई चिंता मत करना। फिर तुम्हें तीसरी पार्टी के बारे में भी तो सोचना है। क्या तीसरी पार्टी। हाँ 5 दिन के बाद माँ का जन्मदिन है। मैं सोच रहा था कि उनके जन्मदिन पर सत्संग रखवाते हैं। तुम उनके लिए गुलाब जामुन वाला केक बना देना और उनके सत्संग वाली मंडली को भी बुला लेंगे हम। उन्हें तो छोले पूरी समोसा यही पसंद है। क्या कहती हो तुम। हाँ ठीक है। उन्हें तो विश्वास है कि तुम सब कुछ संभाल ही लोगी। तुमने मेरा जन्मदिन ही इतना अच्छे से मनाया तो उनका तो मना ही लोगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी माही की थकावट उतरी भी नहीं थी कि उसने फिर से अपनी सास के जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर दी। उनके लिए तोहफे लाना, उनकी सत्संग की मंडली को बुलाना, उनके लिए नाश्ता तैयार करना, ये करते करते सारा दिन इसी में निकल गया। आज तो मज़ा ही आ गया सबको छोले पूरी खाकर। थैंक यू माँ जी। चाची अब मेरा जन्मदिन लवली से भी ज़्यादा अच्छा मनाना, ठीक है। और मुझे ना कार वाला केक चाहिए। तुम्हारा जन्मदिन। अरे हाँ इसका जन्मदिन भी बस 2 दिन बाद है। हम सबका जन्मदिन एक ही महीने में आता है। क्या आप सबका जन्मदिन एक ही महीने में आता है। अरे हाँ यही नहीं, तुम्हारी ननद ज्योति का जन्मदिन भी इसी महीने आता है और उसके बच्चों का भी। क्या। अरे कोई बात नहीं माँ जी, हमारी माही बहुत होशियार है। सबके जन्मदिन पर अलग अलग सजावट और नाश्ते बना सकती है, वो बहुत काबिल है ना माही। हम हाँ क्यों नहीं। अरे इसीलिए तो मैंने ज्योति से भी कह दिया है कि वो अपना जन्मदिन यहीं मनाएगी। माँ जी आस पड़ोस वालों से भी पूछ लेना था ना कब उनका जन्मदिन है, फिर मैं उसकी भी तैयारियां शुरू कर दूंगी। अरे हाँ शायद हमारी पड़ोसन का भी ना इसी महीने आता है। क्या। माही को क्या पता था कि उसे एक ही महीने में 10 बार जन्मदिन मनाने पड़ेंगे। वो पूरा महीना बस पार्टी की तैयारी करती रही और अगले साल जब उसके पति अक्षय का जन्मदिन आया तो इस बार उसने कुछ अलग सा ही प्लान किया हुआ था। इस साल क्या प्लान किया है माही बहू। इस साल ना मैंने कुछ अलग सा प्लान किया है माँ जी। हाँ कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है भाभी। अरे क्या सोचा है बताओ तो। ये भी एक सरप्राइज है, आप सबको मेरे साथ चलना होगा, फिर ही बताऊंगी मैं। अरे हाँ चलो चलो, माही ने कुछ प्लान किया है तो अच्छा ही होगा फिर। इस साल फिर मैं भी उसी सजावट के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम उस जगह की सजावट देखोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। चारों तरफ फूल ही फूल, घंटियाँ, और वहाँ तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट मिलता है। मुझे तो अभी से उत्सुकता हो रही है। चलिए ना, मैं आपको ले तो चल रही हूँ।
सब लोग बड़ी ही उत्सुकता से माही के साथ जाते हैं और वहाँ पहुँचकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। मंदिर? हाँ, देखो फूलों की सजावट, घंटियाँ और भंडारा भी मिलेगा। हम यहाँ भगवान के दर्शन भी करेंगे, भजन भी करेंगे और आपका जन्मदिन भी मनाएंगे। कितना अच्छा होगा नहीं? हाँ, अच्छा है। इस साल ना हम सबका जन्मदिन इसी तरह मनाएंगे, भगवान के आशीर्वाद के साथ। माही ने तो अपना रास्ता ढूंढ लिया। महीने में 10 बार जन्मदिन मनाने वाले ससुराल के लिए आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी। वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील, बेटा सुनील कहाँ है? अरे जरा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है। क्या हो गया है, तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है? यहाँ बैठ ना मेरे पास। माँ पढ़ रहा था। वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ ले जा बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर सोचता है कि शादी ही कर ले। कब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा? तो एक दिन, माँ ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा ये क्या बात होती है? न बैंड, न बाजा, न दहेज, न शगुन, ऐसे कैसे बहू आ गई? माँ तू तो जानती है मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ, लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फुर्र ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ क्या हो गया है? सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाई करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हम ही में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तभी पता चला, यूं अचानक सर पर लेकर आ गया। कहता है बहू है माँ तुम्हारी, अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। लो जी, ये क्या बात होगी? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग आलाप रहा है। देखा, उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है। सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिके, तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर बीवी, ए जी, अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं, हम देख आए क्या?
अरे रहने दो ना, आ जाएंगी, कहाँ जाएगी, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खा कर गई होगी। छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर, ए जी, माँ जी अभी भी नहीं आई। हमको तो घबराहट हो रही है कि क्या करें, जाकर पता करे किसी के घर। अच्छा, कहाँ जाओगी ये भी बता दो। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है। अरे यार, ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था। बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है, जहां वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है। सास को गुस्सा आता है। बहू, ममता बहू कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो। वो तो नहीं उठती। उठकर आ जाता है बेटा। क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे सो जाओ ना, सुबह की थकी है बहू, वो सो रही है। जोर से बोलोगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो सो जाती है, लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है। और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है, उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। हाय रे बहू, क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सासू माँ गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। हाय रे, कितना गंदा दाग, छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है तेरा गला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे अभी साथ से खाना मत लगाना। बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है, बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लट्टू। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चक्री फेंक दी, उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता, और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुन रही होती है। आंटी एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है। वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास के चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहाँ किया, ये तो तूने किया। तू ही नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के साथ रहे, भला मैं क्यों करूंगी? मैं तो चली, निपटो अब। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया ममता? ये दाग कैसे लगा? तुम कैसे जली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। हो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम है। आप ही ममता से जला करती थी ना। देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? अब ममता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो घबरा कर कहती है, ना ना डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं? हम क्यों जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं। देखिए, क्योंकि ये ससुराल में जली है
तो मामला पुलिस का बनता है। तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बच्ची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। रहने दीजिए ना, पुलिस को क्यों बुलाना? सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है। पास लेटी दर्द से करा रही ममता स्टेटमेंट देती है। तो क्या हुआ था, कैसे जली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ, कैसे जल गई तुम? ओए, काका का किरण वाली शाहरुख, चुप, बिल्कुल चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है। देखा माँ, कितनी समझदार है ममता। ये चाहती तो, हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती। मुझे माफ कर दे, मैं आगे से अभी कभी ऐसा नहीं करूंगी। बहू के साथ मिलकर रहूंगी, मुझे माफ कर दे।